नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सामान्य हिंदी की सीरीज में आज हम राजभाषा एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पिछली क्लास में हमने भाषा के विविध रूप को लेकर के बात करी थी। उसी का एक टॉपिक राजभाषा के रूप में आज हमें कवर करना है। और पिछली जो क्लास थी उसमें चलिए शुरू करते हैं। पिछली जो क्लास थी इसमें हमने भाषा के विविध रूप को हमने शुरू किया। भाषा के विविध रूप, और इस भाषा के विविध रूप में हमने कुछ रूप पढ़ लिए हैं और उनमें से कुछ एक रूप बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पहला जो रूप इसका पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था मानक भाषा। एक टॉपिक इसमें जो है भाषा के विविध रूप में मानक भाषा हमने पढ़ा कि मानक भाषा कौन सी है जिसका मानकीकरण किया गया है, और वर्तमान समय मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली का नाम हमने लिया था। दूसरी बात हमने बात करी यहाँ पे संपर्क भाषा। और संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो भिन्न भिन्न भाषी लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे भारत में हिंदी को संपर्क भाषा में लिया जाता है और विश्व की संपर्क भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी। जिन्होंने पिछली क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार पिछली वाली क्लास देख लीजिए। अगर आप मानक भाषा और संपर्क भाषा को ठीक समझ जाते हैं तो आगे आपको सुविधाएं और ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरा एक और टॉपिक हमने इसमें कवर किया था, ये था कौन सा? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, इसको लेकर के हमारी पूरी बातचीत हो गई। और इसी क्रम में चौथा जो इसका पार्ट आता है इसे हम पढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा, और इसी राजभाषा को हमने मुख्य टॉपिक के रूप में आज लिया है। तो इस टॉपिक में हम पूरी कंप्लीट राजभाषा को लेकर के बात करेंगे, और हो सकता है कि राजभाषा इस वाले क्लास में पूरी ना हो तो पार्ट 2 में जो है इसका बचा हुआ पार्ट हम कवर करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं, कितना आज कवर हो पाता है। चलिए, सबसे पहले देखिए यहां पर हेडिंग में आप देख पा रहे होंगे राजभाषा हमने लिखा हुआ है। राजभाषा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राजभाषा क्या होती है। सामान्य तौर पर अगर देखेंगे तो जो राजभाषा है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं, कामकाज की भाषा या राजकाज की भाषा, यानी ऐसी भाषा जिसका प्रयोग कामकाज में लिया जाता है या सरकारी कामों में या सरकारी कार्यालयों में या न्यायिक कार्यालयों में या विधानमंडलों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। ठीक है जी। और राजभाषा को लेकर के जो प्रश्न बनेंगे वो सारा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए पहली लाइन यहाँ पर हम कवर करते हैं कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत जो भाषा है वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। दूसरी बात, प्राचीन समय में जब राजाओं और नवाबों का समय हुआ करता था, आज तो लोकतंत्र आ गया है, लेकिन जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजाओं और नवाबों के समय में जो है इसी को दरबारी भाषा कहा जाता था। ठीक है जी। प्राचीन काल में राजाओं और नवाबों के समय में इसको क्या कहा जाता? दरबारी भाषा कहा जाता। ठीक है। और मोहम्मद गौरी जो कि एक मुस्लिम आक्रांता हुए हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, और मोहम्मद गौरी से लेकर के मुगल बादशाह अकबर तक, क्योंकि मोहम्मद गौरी ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिन्होंने आक्रमण ही नहीं किया बल्कि भारत में अपना साम्राज्य भी स्थापित किया था। और मोहम्मद गौरी से लेकर के मुगल बादशाह जो अकबर हुए हैं, यहाँ तक राजभाषा के रूप में हिंदी ही थी। तो मोहम्मद गौरी से लेकर के
मुगल बादशाह अकबर तक राजभाषा क्या थी? हिंदी थी। लेकिन मुगल बादशाह जो अकबर था, इसने टोडरमल की सलाह पर, टोडरमल को जो है इतिहास में हम पढ़ते हैं और दहसाला पद्धति के रूप में इन्हें जानते हैं। तो अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे, जो दहसाला पद्धति के जनक भी माने जाते हैं, इन्होंने जो है अकबर को सलाह दी कि फारसी को राजभाषा बनाया जाए, और अकबर ने टोडरमल की सलाह पर मुगलों की राजभाषा क्या बना दी? फारसी बना दी। तो इस प्रकार से कई बार पेपरों में प्रश्न आ जाता है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी, तो हमारा आंसर आएगा मुगलों की राजभाषा क्या है? फारसी। और मुगलों की राजभाषा फारसी किसके द्वारा घोषित की गई थी? तो हमारा आंसर आएगा अकबर। किसकी सलाह पर? टोडरमल की सलाह पर। इसी क्रम में आगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में, क्योंकि मुगलों के बाद ब्रिटिश काल आया, और ब्रिटिश काल में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1835 में अंग्रेजी को जो है प्रशासनिक भाषा बनाया गया। यानी प्रशासन में, प्रशासनिक भाषा का मतलब एक प्रकार से राजभाषा ही है कि प्रशासन की भाषा बना दी क्या? अंग्रेजी। तो अंग्रेजों के समय में जो है अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा हुआ प्रशासनिक कार्यों में और राजकाज के कार्यों में। भारतवर्ष के लिए आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ, तो भारतवर्ष के लिए जो है हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो लिया था वो मदन मोहन मालवीय ने लिया था। तो प्रश्न पर कई बार बनता है पेपर में कि भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी नाम जो सुझाया था वो किसने सुझाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। और पंडित मदन मालवीय के प्रयासों से ही 1901 में संयुक्त प्रांत, जिसे हम आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, वहां की कचहरी की जो भाषा है वो हिंदी को अपनाया गया। तो कचहरी में पहली बार जो है यहाँ पर हिंदी प्रयोग में आ गई। अभी तक हिंदी का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन हिंदी का प्रयोग जो है कचहरी में उत्तर प्रदेश में होने लग गया, और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1901 में ऐसा हुआ। ठीक है जी। इसी क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 1949 की बात है। 1949 में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हुए थे, श्री राजगोपालाचार्य हुए थे, या राजगोपालाचार्य हम इसे पढ़ते हैं, इन्होंने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज, देखा नेशनल लैंग्वेज जो शब्द है इसके समानांतर ही यहाँ पर स्टेट लैंग्वेज, यानी स्टेट लैंग्वेज का मतलब एक प्रकार से राजभाषा से है, यानी राज्य भाषा से है। तो इन्होंने नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा के स्थान पर जो है स्टेट लैंग्वेज यानी राजभाषा या राज्य भाषा शब्द का प्रयोग किया। तो नेशनल लैंग्वेज के स्थान पर स्टेट लैंग्वेज शब्द का जो प्रयोग किया, ये किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने, या सी राजगोपालाचारी ने। और कब किया? 1949 में। और संविधान सभा की जो कार्यवाही थी, है ना, संविधान सभा की कार्यवाही की हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद जो है राजभाषा किया गया। जब संविधान सभा की कार्यवाही हुई थी, तो संविधान सभा की कार्यवाही की हिंदी प्रारूप में भी जो स्टेट लैंग्वेज था, ये स्टेट लैंग्वेज जो शब्द है इसका हिंदी अनुवाद जो है राजभाषा किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव पेश किया था, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हमारा आंसर आएगा गोपाल स्वामी अयंगर। प्रश्न बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि संविधान सभा में राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था, या हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव था, ये संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो हमारा आंसर क्या आएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। इसी क्रम में क्या हुआ कि संविधान सभा में राजभाषा को लेकर के विचार विमर्श हुआ कि किस भाषा को जो है राजभाषा बनाया जाए। तो संविधान सभा में 11 सितंबर से 14 सितंबर तक, 11 सितंबर से 14 सितंबर तक, यानी 11, 12, 13, 14, और ये बात कब की है? 1949 से। इसमें जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उसके अलावा संस्कृत है, हिंदुस्तानी है, इन भाषाओं पर राजभाषा बनाने के लिए जो है चर्चा हुई। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी के समर्थकों में जो है ज्यादा ही विरोध देखने के लिए मिला। हिंदी यानी मेन जो टक्कर हुई थी वो हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के हुई थी। ठीक है जी। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो हिंदी का समर्थक था, और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो हिंदी भाषी था, और वो हिंदी को जो है राजभाषा बनाने के समर्थक में थी। तो इसी क्रम में जब संघर्ष हुआ राजभाषा को लेकर के कि किसको राजभाषा बनाया जाए, तो फाइनली अंततः क्या हुआ? फाइनली अंततः
अंततः क्या हुआ कि 14 सितंबर 1949 की जो डेट थी, 14 सितंबर 1949 की जो डेट थी, इस दिन हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया। संविधान सभा में जो है इस दिन हिंदी को जो है राजभाषा घोषित कर दिया गया। और हिंदी को जब राजभाषा घोषित कर दिया गया तो यही कारण है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की पीछे वजह यही है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है। दूसरी बात, यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आता है कि भाई ये तो बात ठीक है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो इस 14 सितंबर की डेट को यादगार बनाने के लिए भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है ये कब से शुरू हुई थी, यानी पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया होगा, तो आपको याद रखना है पहली बार कब मनाया गया जी पहली बार। तो यहां पर ध्यान रखिए 14 सितंबर 1953 को, ये डेट आपने याद रखनी है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार जो है देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। अब इसी क्रम में जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारे पास आ जाता है तो कई बार प्रश्न ये भी आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया और उसके पीछे की वजह क्या है कि क्यों मनाया गया। तो यहां से आपको ध्यान में क्या रखना है कि विश्व का ध्यान हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए 10 से 14 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर जगह पड़ती कहां, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में 10 से 14 जनवरी को 1975 में यानी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया, 10 से 14 जनवरी 1975 को। क्यों किया गया, पूरे विश्व का ध्यान हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है जी, किया गया। तो यही कारण है कि 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत में है ना, देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और पूरी दुनिया में या फिर विश्व में जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू हुआ था, 14 जनवरी तक चला था। तो इस डेट को 10 जनवरी की डेट को यादगार रखने के लिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहां भी उसी टाइप का प्रश्न शुरू होता है कि भाई पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो ये लाइन देखो आप, पहली बार विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया ये 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। ठीक है जी। तो यहां पर याद रखना कि पहली बार जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया ये 10 जनवरी 2006 को मनाया गया, और पहली बार जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया ये 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। ठीक है। और दोनों के पीछे की वजह क्या है ये आपने जान लिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। राजभाषा जो हिंदी है, हमने देख लिया कि हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब राजभाषा हिंदी की संविधान में क्या स्थिति है, संविधान में कहाँ कहाँ इसके लिए जगह बनाई गई है, तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है इसको लेकर के थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, कई बार प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग में जो है राजभाषा का जिक्र किया गया है। तो देखो, भाग 17 सबको याद रहता है, लेकिन भाग 5 और भाग 6 याद नहीं रहता है। तो आपको याद रखना कि अगर पूछेगी कि भाई भारतीय संविधान के किस भाग में या किन आर्टिकलों में राजभाषा का जिक्र मिलता है या राजभाषा के रूप में हिंदी का जिक्र किया गया है, तो हमारा आंसर देखो आप, एक तो भाग 5 भी ध्यान में रखना है, दूसरा भाग 6 याद रखना है, और उसके अलावा भाग 17। यानी भारतीय संविधान के भाग 5, भाग 6, भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो राजभाषा संबंधी जो प्रावधान मिलते हैं वो भाग 5 में भी है, 6 में भी है और भाग 17 में है। लेकिन भाग जो 17 है इसमें राजभाषा शीर्षक से राजभाषा के संबंध में 4 अध्याय दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 है। तो भाग 17 में अलग से जो है राजभाषा शीर्षक से जो है एक अध्याय बनाया गया है। भाग 17 राजभाषा के लिए बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। और राजभाषा जो भाग 17 है, भाग 17 हम आगे बात करेंगे। भाग 17 ये अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जाता है, तो इसके बारे में बातचीत करनी है। और यहाँ पर जो भाग 5 है
उसमें आर्टिकल 120 है जहां पर संसद की भाषा का जिक्र है, और भाग 6 में अनुच्छेद 210 है जहां पर विधानमंडलों की भाषा को लेकर के बातचीत है। विधानमंडल की भाषा क्या होगी, संसद की भाषा क्या होगी, है ना, राज्य में राजभाषा क्या होगी, संघ में राजभाषा क्या होगी, इस सब का उल्लेख जो है संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में है, और उन्हीं आर्टिकलों को हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि संविधान में कहाँ कहाँ जो है राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया, राजभाषा के संबंध में कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले संसद की भाषा को लेकर के बातचीत कर लेते हैं कि संसद की जो भाषा है ये क्या होगी और किस आर्टिकल में है। तो याद रखना अनुच्छेद 120, और अनुच्छेद 120 जो रहता है वो भाग 5 के अंतर्गत है, भाग 5 के अंतर्गत। ठीक है जी, भाग 5 के अंतर्गत पूरी केंद्र सरकार हम पढ़ते हैं, पूरी संघ सरकार हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर राजभाषा को लेकर के बातचीत करनी है, तो संसद की भाषा को लेकर के बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 120 याद रखना, कई बार प्रश्न आएगा कि संसद की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 120 में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति जो है हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है या समर्थ नहीं है, तो वो अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से, यानी या तो अध्यक्ष से या तो सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है बोलने की अनुमति जो है प्राप्त कर सकता है, या फिर अध्यक्ष सभापति उसे अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है आर्टिकल 120 में कि हिंदी या अंग्रेजी में से किसी में भी काम किया जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो जो उसकी अपनी मातृभाषा है, जो उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, वो अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से उसमें अपने विचार प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, विधानमंडल, जैसे हम संसद की बात करते हैं, केंद्र में जैसे संसद होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होती है, और विधानमंडल की भाषा क्या होगी इसके संबंध में संविधान के भाग 6 में जो है अनुच्छेद 210 में बताया गया है। और अनुच्छेद 210 में क्या बताया गया है, क्या कहा गया है आर्टिकल 210 में, कि राज्य के विधानमंडल में कार्य जो है राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा में होगी, या हिंदी में हो, राज्य की राजभाषा में होगी, है ना, या फिर हिंदी में होगी, और या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। ठीक है, राज्य की जो राजभाषा है, जैसे कुछ राज्यों की राजभाषा देखो, जैसे कहीं पर मलयालम है, जैसे केरल में जाएंगे वहां की राजभाषा मलयालम है। ठीक है जी, उसी प्रकार से जैसे गोवा में जाएंगे वहां कोंकणी है। तो या तो राज्य की राजभाषा में काम होगा, या तो हिंदी में काम होगा, और या फिर अंग्रेजी में काम किया जाएगा। ठीक है जी, तो दूसरी बात यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 210 है, यहां पर विधानमंडल की भाषा के बारे में क्या बताया गया है कि जो कामकाज होगा वो अनुच्छेद 210 में, यानी संविधान के अनुच्छेद 210 में कहा गया है कि राज्य की विधानमंडल में जो कार्य होगा वो राज्य की राजभाषा में होगा, राज्य की राजभाषा में होगा, है ना, या हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, इनमें किया जाएगा। उसके अलावा देखो आगे यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जो है उपरोक्त भाषा में विचार प्रकट करने में असमर्थ है, यदि कोई व्यक्ति अपनी राजभाषा, है ना, या फिर हिंदी में या अंग्रेजी में अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ है, तो विधानसभा अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहां पर लिखा हुआ अगला, जैसे हम भाग 17 को लेकर के बात कर रहे थे कि जो भाग 17 है ये अनुच्छेद 341 से लेकर के और 351 तक जाता है। तो अनुच्छेद 341 में आ जाते हैं। आर्टिकल 341 के ए में क्या लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो कई बार पेपरों में आ रखा है कि भाई संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, ये किस आर्टिकल का विषय है, तो हम बोलेंगे आर्टिकल 343 के ए में। और साथ ही साथ अंकों का जो स्वरूप होगा ये क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो ये एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय रूप है अंकों का, और इसका भी जिक्र जो है अनुच्छेद 341 के ए में किया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 341 का जो बी है, यहां पर बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक, संविधान के प्रारंभ का मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ।
तो ये संविधान का प्रारंभ हो गया। तो 15 वर्ष की अवधि, यानी संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, और 15 वर्ष की अवधि का मतलब ये हो गया 1965, है ना, 1965, यानी 15 वर्ष पूरे कब होंगे, 26 जनवरी 1965 को। तो यानी 1950 से लेकर के 1965 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, ये 15 वर्ष हो रहे हैं। तो क्या बोला कि 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले से प्रयोग किया जा रहा है। तो आर्टिकल 343 की बी में कहा गया है कि भाई क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन यहाँ पर रहा है और उनका जो कामकाज होता था वो अंग्रेजी में होता था, तो 343 की बी में ये स्पष्ट कर दिया गया कि भाई अभी तक जब कामकाज अंग्रेजी में चल रहा था तो एकदम हिंदी में अगर कामकाज करेंगे तो फिर कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत आएगी। तो बोला कि भाई कि 15 साल का टाइम देते हैं और 15 साल तक हिंदी जो है पीछे से सह भाषा रहेगी 15 साल तक, और 15 साल के बाद 1965 में हम अंग्रेजी को हटा देंगे और हिंदी को पूरी तरह से राजभाषा के रूप में लाएंगे। तो प्रावधान कर दिया गया कि 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए वो पहले से प्रयोग की जा रही है। मतलब 15 साल के लिए अंग्रेजी में शासकीय कार्य होंगे, जो कामकाज पहले अंग्रेजी में हो रहे थे वो अंग्रेजी में होते रहेंगे, लेकिन 15 साल तक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हम। अगला जो आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 344, और 344 में बताया गया है कि राष्ट्रपति राजभाषा संबंधी कोई आयोग बना सकता है, कोई समिति गठित कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 344 के तहत। राजभाषा को लेकर के या राजभाषा के संबंध में अगर राष्ट्रपति को कोई आयोग बनाना हो या राष्ट्रपति को कोई समिति बनानी हो तो इस आर्टिकल के तहत जो है बना सकता है। और इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने क्या करा, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि 7 जून 1955 को बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ, और किसकी अध्यक्षता में हुआ? बीजी खैर की अध्यक्षता में। और आर्टिकल 344 का प्रयोग करते हुए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। तो यहाँ पर बताया कि राष्ट्रपति जो है राजभाषा संबंधी कोई आयोग या कोई समिति बना सकता है, किस आर्टिकल के तहत? 344 के तहत। इसी प्रकार से आगे देखो अनुच्छेद 345 है, और यहाँ पर बताया गया है कि राज्यों की जो राजभाषा है या राज्य में बोली जाने वाली कोई जो भाषा है या फिर हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है जी, राज्यों की राजभाषा, राज्य में बोली जाने वाली कोई भाषा या हिंदी या अंग्रेजी राज्यों की राजभाषा हो सकती है। यानी राज्य में बोली जाने वाली कोई भाषा है या राज्य की कोई राजभाषा है या हिंदी या अंग्रेजी, कोई भी जो है राज्य की राजभाषा हो सकती है। यानी किसी राज्य की राजभाषा एक भी हो सकती, दो भी हो सकती, तीन भी हो सकती है, वो राज्य पर निर्भर करता है कि वो किसको जो है राजभाषा रखता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला आगे देखो अनुच्छेद 346 में दिया हुआ है आर्टिकल 346। इसमें बताया गया है कि संघ द्वारा निर्धारित जो भाषा है, संघ द्वारा निर्धारित भाषा, संघ द्वारा निर्धारित भाषा, अनुच्छेद 346 में बताया गया है कि संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, यानी केंद्र ने या संघ ने जो भाषा निर्धारित कर रखी है उसमें एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में तथा कोई राज्य या संघ सरकार के बीच में, यानी किसी राज्य या केंद्र सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यानी केंद्र सरकार ने जो भाषा निर्धारित कर रखी है उस भाषा में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में पत्राचार कर सकता है, या फिर कोई राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के बीच में पत्र आदि कर सकती है, पत्र आदि की राजभाषा होगी। तो यानी पत्राचार की राजभाषा क्या होगी? ये संघ द्वारा निर्धारित की जाएगी, संघ द्वारा निर्धारित कोई भाषा होगी, और सामान्य रूप से संघ द्वारा निर्धारित जो भाषा है वो सामान्यतः कौन सी है? हिंदी है। तो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत पत्राचार की भाषा के बारे में जिक्र किया गया है। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ या कोई राज्य केंद्र सरकार के साथ संघ द्वारा निर्धारित किसी भाषा में या संघ द्वारा निर्धारित भाषा में पत्राचार करेगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 में बताया गया है, अनुच्छेद 347 में, कि किसी राज्य की कोई जनसंख्या है या राज्य की जनसंख्या का कोई अनुभाग है, राज्य की किसी जनसंख्या के अनुभाग द्वारा, यानी राज्य की किसी जनसंख्या के कुछ लोगों द्वारा या कुछ हिस्से में रहने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है
और उसके संबंध में अगर विशेष उपबंध करने की अगर आवश्यकता है तो यहाँ पर उपबंध है। राष्ट्रपति जो है उस जनसंख्या के अनुभाग के लिए या उस जनसंख्या के भाग के लिए या उस जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में कोई विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे अनुच्छेद 348 में बताया गया है कि जब तक संसद विधि बनाकर, यहां पर मतलब एक प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या न्यायालयों की भाषा को लेकर के बातचीत की रखी है। तो यहां पर बोला कि न्यायालय की जो भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी में होगी। न्यायालय की भाषा जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे उच्च न्यायालय है, इन सभी की जो कार्यवाही होंगी वो किस में होंगी, अंग्रेजी में होगी। और तब तक होगी जब तक संसद कोई कानून न बनाए। ठीक है जी। तो जब तक संसद विधि या कानून द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही क्या होगी, अंग्रेजी में होगी। जिस दिन संसद कोई विधि बनाएगी कि भाई अंग्रेजी में नहीं हिंदी में काम होना है या क्षेत्रीय भाषा में काम होना है, तब उस दिन जो है हिंदी या उस भाषा में काम किया जाएगा जिसके लिए जो है संसद ने प्रावधान किया है। लेकिन जब तक संसद ने कोई और उपबंध नहीं किया है, कोई उपबंध नहीं किया है, तब तक न्यायालय की भाषा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा या कार्यवाही जो है किस भाषा में होगी, अंग्रेजी में होगी। सिंपल सा प्रश्न बनता है पेपर में कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय की भाषा क्या है, तो हम बोलेंगे अंग्रेजी। और न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, अनुच्छेद 348 में। इसी प्रकार से अनुच्छेद 349 में बताया गया है। आर्टिकल 349 में क्या बताया गया है कि संसद यदि राजभाषा संबंधी कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर संसद में अगर राजभाषा से संबंधित अगर कोई विधेयक लाया जा रहा है, कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो ये पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी कि हम राजभाषा के संबंध में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति की मंजूरी पर, है ना, राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी हो तब जाकर के राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक, कोई प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। इसी प्रकार से देखो एक और आर्टिकल कवर करते हैं। ठीक है जी, 349 हो गया। अब है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 और आर्टिकल जो 350 है, इसके अंतर्गत उन वर्गों पर ध्यान दिया गया है, इसके अंतर्गत उन वर्गों पर, है ना, उन वर्गों पर ध्यान दिया गया जो भाषाई आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे वर्गों पर ध्यान दिया गया है जो भाषाई रूप में अल्पसंख्यक है। ठीक है जी। जिसको भाषाई रूप में अल्पसंख्यक का मतलब है कि जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम है उसे हम भाषाई अल्पसंख्यक बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उन पे फोकस किया गया आर्टिकल 350 में। क्या फोकस किया है, क्या फोकस किया गया है, यहां पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 350 के ए में, इसी 350 के ए में, 350 के ए में क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मातृभाषा में शिक्षा सुविधा, यानी प्राथमिक स्तर पर जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या हो, मातृभाषा में जो है शिक्षा सुविधा की व्यवस्था हो। यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान आर्टिकल 350 के ए में है। साथ ही साथ आर्टिकल 350 के बी में लिखा हुआ है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जो है कोई विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 350 के तहत। और एक और आर्टिकल है आर्टिकल 351 और इसमें संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, संवर्धन करे। आर्टिकल 351 के अंतर्गत तो केंद्र सरकार को एक विशेष निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में कि वो समय समय पर हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर के कार्य करते रहें, हिंदी का संवर्धन करते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे। तो इस प्रकार से भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक जो आर्टिकल थे वो हमने कवर कर दिए हैं। राजभाषा किसे बोलते हैं ये हमने जान लिया है। और अगर आप पिछली वाली क्लास को जोड़ के पढ़ते हैं, पिछली वाली क्लास में जैसे हम भाषा के विविध रूप को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर भाषा का विविध रूप हमारा पूरा हो जाता है।
यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि मानक भाषा क्या होती है, फिर दूसरे में हम आए संपर्क भाषा क्या होती है, और फिर राष्ट्रभाषा को लेकर के हमारी बात हुई, और आज राजभाषा को लेकर के हमारी ये बात हो गई। और अभी राजभाषा को लेकर के एक और पार्ट आएगा, तब तक आप इस पार्ट को ठीक से कवर करिए, और फिर बहुत जल्दी जो है अगला पार्ट कल वाली क्लास में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।